ऑलराइट, सो लेट मी गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या हो गया कि जैसे दो ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, ऑलराइट, ये आप तीन मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ए का, एक मॉलिक्यूल बी का, एक मॉलिक्यूल सी का अगर आपस में टकराएंगे तो ही रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए एक मॉलिक्यूल ए का, एक मॉलिक्यूल बी का, एक मॉलिक्यूल सी का और दो मॉलिक्यूल डी के, ये पांच के पांच मॉलिक्यूल इकट्ठे एक जगह पे टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ओके, ऑलराइट, सो now let's take a very simple example. Suppose this is me, this is my friend A1, this is my friend A2, this is my friend A3. okay, मैं और मेरे तीन दोस्त, राइट, हम लोग एक मेले में गए हैं, फेयर में गए हैं। ओके, ये मेला है, ये पूरा हमारे खरड़ में एक मेला लगता है बहुत दिन, ठीक है, ये वो है, राइट। Say any fair, okay beta? So here I am living in my, here is my home, right, where me is living, and this is the home of A1, this is somewhere the home of A2, and this is the home of A3. okay, 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 first of all, see, he is a lot of crowd in the fair, and we have a lot of cloud in the fair, like we have a lot of molecule in the reaction. all right, clear? अच्छा सुनो, अब क्या है, हमने सोचा है जो A1 है, मैंने और A1 ने सोचा है, दोनों ने मिलके, जब हम दोनों मिलेंगे, मैं और A1 मिलेंगे, हम तभी कुछ खाएंगे। ओके, अगर हम दोनों नहीं मिलेंगे तो हम कुछ भी नहीं खाएंगे। ओके, अगर हम दोनों नहीं मिलेंगे तो हम कुछ भी नहीं खाएंगे। ओके, तो शायद कहीं घूमता घूमता किधरी से, राइट, ये भी कहीं कहीं घूम रहा होगा, शायद फिर उधर घूमता घूमता चला जाए। मे भी ऐसा हो सकता है कि मैं और ए टकरा जाए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, थोड़ी आवाज ब्रेक होके आ रही है। ब्रेक होके आ रही है बेटा? हुन भी हुन ठीक है? बीच में आंदी है ब्रेक होके। ओके, हाँ जी, हुन ठीक है। ओके, तो मैं ट्राई करता हूं कि ब्रेक ना हो। राइट, नहीं होगी ब्रेक अब। ओके बेटा, सो लेट्स ट्राई कि यहां से मैं चलाऊं, शायद यहां से A1 चला है, तो हम दोनों ने डिसाइड करा था हम दोनों जब मिल जाएंगे तभी कुछ खाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं खाएंगे। ओके, मेले में हो कितने चांसेस हैं, कितने परसेंट चांसेस हैं कि मैं और A1 मिल जाएंगे? हाँ जी, बहुत कम चांसेस हैं, राइट। इतना बड़ा मेला है, राइट, हो सकता है कि हम दोनों ना मिलें, हो सकता है हम दोनों मिल जाएं, चलो फिर भी चांसेस हैं कि मैं और A1 मिल जाएं। ओके, तो हम कुछ ना कुछ खा सकते हैं मेले के अंदर, राइट। नाउ वी डिसाइडेड, हमारा A2 के साथ भी एक और पॉसिबिलिटी लेते हैं कि A2 भी हमारे साथ है। अब A2 भी आ गया। ओके, ऐसा हो सकता था कि यहां पे A1 A2 मिलते, फिर बिछड़ जाते। ऐसा हो सकता था घूमता घूमता यहां आ जाता, यहां पे मी एंड A2 मिलते, फिर बिछड़ जाते। ओके, ऐसा हो सकता था कि एक पॉइंट हो सकता है जहां पे हम तीनों मिले, मी A1 A2, बट व्हाट विल बी द चांसेस? पहले के कंपैरेटिवली चांसेस बताओ क्या हो गए? अनुराग, पहले के कंपैरेटिव चांसेस क्या हो गए? कम हो गए। पहले के कंपैरेटिव चांसेस क्या हो गए हैं? और कम। मेरा कहने का मतलब था जब तो दो लोगों ने मिलना है तो फिर भी चांसेस, हाँ ठीक है, जब तीन लोगों ने एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठे मिलना है, तीन मिलना तो नहीं है, तो
चांसेस पहले हाँ। कंपैरेटिवली क्या हो गए, कम हो गए हैं। ओके, कम हो गए। हो सकता है कि मैं और A2 मिल जाएं, उसका भी कोई फायदा नहीं है। हो सकता है मैं और A1 मिल जाएं, उसका भी कोई फायदा नहीं है। हो सकता है A1 A2 मिल जाएं आपस में, उसका भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि फायदा कब होना है, जब मैं A1 और A2 तीनों हम इकट्ठे एक पॉइंट के ऊपर मिलेंगे, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा, या जब हम कुछ खाएंगे। ओके, चलो अब एक और पॉसिबिलिटी लेते हैं, A3 भी ले लेते हैं। चांसेस पहले के कंपैरेटिवली क्या हो गए हैं, और कम हो गए हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलैरिटी इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे मॉलिक्यूलैरिटी इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे रिएक्शन होने का जो चांसेस हैं, रिएक्शन होने के जो चांसेस हैं वो क्या होते जाएंगे बेटा, कम होते जाएंगे। ओके अनुराग, हाँ सर। तरन, समझ आ गया बेटा? यस सर। all right, so let me write the definition now. Okay, definition. So according to the definition, it is defined as number of reacting species that must come close together and collide with each other simultaneously, okay, to bring about chemical reaction, to bring about chemical reaction, to bring about chemical reaction. कोई डाउट? तरन कोई डाउट बेटा? नो सर। समझ आ गया? हाँ जी सर। Okay, so on the basis of molecularity, on the basis of molecularity, right, reactions are divided into following types. ओके, अगर मॉलिक्यूलैरिटी 1 है तो क्या बोलोगे आप? यूनिमॉलिक्यूलर। तो क्या बोलोगे? यूनिमॉलिक्यूलर। अगर मॉलिक्यूलैरिटी 2 है तो बाई मॉलिक्यूलर। अगर मॉलिक्यूलैरिटी 3 है ट्राई मॉलिक्यूलर। अगर 4 है क्वाड मॉलिक्यूलर। टेट्रा मॉलिक्यूलर बेटा, टेट्रा मॉलिक्यूलर, देन पेंटा मॉलिक्यूलर एंड सो ऑन। ओके, पेंटा मॉलिक्यूलर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो पेंटा मॉलिक्यूलर। कोई डाउट? नो सर। ओके ओके ओके, तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, इनको क्लीन करता हूँ। क्लीन करने के बाद मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। ओके, आपने मुझे उनकी मॉलिक्यूलैरिटी बतानी है, राइट।
फॉर एग्जाम्पल पहली एग्जाम्पल है मेरी N2O5 will give you N2O4 plus half O2. 2HI give you H2 plus I2. NO plus O3 will give you NO2 plus O2. 2NO plus O2 give you 2NO2. Okay? 2FeCl3 plus SnCl2 give you 2FeCl3 2FeCl2 3 पहले था 2 अब हो गया plus SnCl4. Okay? So tell me in first case what is the molecularity? What is the molecularity? कौन सा रिएक्शन है ये? यूनिमोलिकुलर. कौन सा रिएक्शन है? यूनिमोलिकुलर. क्यों? क्योंकि मोलिकुलरिटी कितनी है? 1 है. यहां पे क्या आएगा? सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल. तो मोलिकुलरिटी कितनी होगी बेटा? 1 होगी. इसके केस में कितनी है मोलिकुलरिटी? बाइमोलिकुलर. बाइमोलिकुलर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितना है? 2 ऑलरेडी देखा है. 2HI. इसका मतलब है 2 HI के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे. तो मोलिकुलरिटी कितनी होगी? 2 होगी. ओके. अगर मैं यहां बात करूं तो एक मॉलिक्यूल तो ये रहा और एक मॉलिक्यूल मेरा ये रहा. तो ये रिएक्शन भी कौन सा हो गया? बाइमोलिकुलर. ओके. हाँ जी. इसमें कितनी होगी? 2 ये है, एक ये है. कौन सा होगा ये? ट्राई मॉलिकुलर. और ये वाला? ये भी ट्राई मॉलिकुलर. आई मेरी बात समझ में? मॉलिकुलर. मेरी बात समझ में आ गई बेटा? अब मैं इसको रब कर रहा हूं. मैं रब कर रहा हूं इसको. आई एम गोइंग टू राइट वन मोर रिएक्शन फॉर यू पीपल्स. 5 Cr2 O4 2 negative plus 2 MnO4 negative, right, plus 16H positive give you Mn2 positive, 2 Mn2 positive plus 10 CO2 plus 8 molecule of water. This is not Cr, sorry. This is C2O4. C2O4. Okay, I will write again. C2O4. Okay? Okay, tell me the molecularity. 23. Tell me the molecularity. Anurag. So 23. 23. Now you guys tell me molecularity 23. Possibility है? अनुराग पॉसिबिलिटी है? No. अनुराग नहीं है. हाँ सर. किधर लगे रहते हो यार आप? इधर उधर रिस्पांस कम दिया करो. बाकी लोगों को बोलो 1 घंटे के लिए छोड़ दे. मैं सर रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, आवाज नहीं आ पहुंच रही. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है. मुझे लगा कहीं घर पे बात करने लगे हो. नहीं है सर, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है. हाँ राइट. तो मॉलिकुलरिटी है 23. जब मॉलिकुलरिटी 23 है तो 23 मॉलिक्यूल्स एक टाइम पे एक जगह पे टकराने की पॉसिबिलिटी तो पॉसिबल, मतलब ऐसे से रिएक्शन क्या है? पॉसिबल नहीं है. तो ये रिएक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं है. नहीं होना चाहिए. बट ऐसे से रिएक्शन क्या होते हैं? वेरी फास्ट होते हैं ये रिएक्शन. ऐसे ये रिएक्शन क्या है? ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है. वेरी फास्ट. हाँ.
पर आपके अकॉर्डिंगली तो ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए, राइट? हमारे अकॉर्डिंगली मॉलिक्यूलरिटी 23 है, तो ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए। बट जब प्रैक्टिकली देखा तो ये रिएक्शन क्या है, बहुत फास्ट है ना? तो हाउ, ऐसा क्यों है? ओके बेटा, वो ऐसा इसलिए है कि ऐसे से रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलरिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, ओके, जिनकी मॉलिक्यूलरिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, वो रिएक्शंस एक स्टेप में नहीं होते। ओके, सो दिस रिएक्शन takes place in number of steps. So this reaction takes Hello. place in number of steps, right? हाँ जी बेटा, आ रहे आवाज मेरी? तरन, okay, so this reaction takes place in the number of steps, all right? The molecularity of each step is 2 or 3, but the molecularity of each step is 2 or 3, but not more than, हाँ जी बेटा, आगे आवाज? तरन, हाँ जी सर, आ गई। ओके ओके ओके, ठीक है। सो कहने का मेरा मतलब है, जिन रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी बहुत ज्यादा होती है, वो रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं होते हैं, वो रिएक्शन होते हैं बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स में, एक से ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स में, ओके? बट हर एक स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो या तो 2 होगी या 3 होगी, कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होगी, कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होगी। ओके अनुराग? Yes, sir. Okay, so let me give you, brief. Let me give you brief about this. Okay, so let us consider a complex reaction. Let us consider a complex reaction. For example, this is 2A plus 3B will give you C plus D, will give you C plus D. ओके, तो मान लो ये कोई रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है ये वाला, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ये हाइपोथेटिकल लिया है बेटा, मैकेनिज्म भी हाइपोथेटिकल है। सबसे पहले एक मॉलिक्यूल ए का और एक मॉलिक्यूल बी का मान लो मिलके E प्लस F बनाते हैं, ओके? फिर B प्लस E आपस में कोलाइड कर जाते हैं, तो मेरे पास क्या बन जाता है? G बन जाता है। और जब B प्लस F कोलाइड करते हैं तो मेरे पास H बन जाता है, ओके? और जब A उनके साथ कोलाइड करता है G और H के साथ, तब जाके मेरे पास C प्लस D बनता है, ओके? तो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखें, ओवरऑल रिएक्शन जब मैं लिखूंगा तो आप देख सकते हो बेटा कि G के साथ G कैंसिल हो रहा है, H के साथ H कैंसिल हो रहा है, ओके? और E के साथ E कैंसिल हो रहा है, F के साथ F कैंसिल हो रहा है, ठीक है? तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर क्या आ रहा है? 2A 3B और इस साइड क्या बचा है? सिर्फ C प्लस D। आई मेरी बात समझ में? तो अगर देखा जाए ये रिएक्शन भी एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप्स में हो रहा है, ओके?
So this reaction is also taking place in 4 step, but the molecularity of each step is either 2, 2, 2, 3, मतलब 2 or 3, but not more than 3, not more than 3. ओके हाँ जी. अच्छा अब मेरे को एक बार बताओ, इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर कितना है? दोनों आंसर दो मेरे को, तरन भी और अनुराग भी. हाँ जी. रुक जाओ. सर कितना है बेटा ऑर्डर? अगर आप रेट लिखते तो शायद आप रेट लिखते के कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर स्क्वायर बी का क्यूब, तो फिर आप लिखते 2 + 3 इज इक्वल टू हाँ 5 हो गया. राइट, ये बताते आप, बट ये तो गलत है, ये तो गलत है. ठीक है ना, ये तो गलत है. 5 तो हो नहीं सकता. ओके नहीं. हाँ. अच्छा मेरी बात सुनो, अब यहां पे देखो, यहां पे मेरे पास कितने स्टेप हैं? 4. इनमें से मुझे देखना है स्टेप कौन सा स्टेप स्लो है. ओके अगर मैं इनमें से किसी एक स्टेप के ऊपर स्लो लिखा होएगा, ये बात ध्यान में रखनी है आपने. ओके किसी एक स्टेप के ऊपर स्लो लिखा होएगा. सो मैंने उस दिन भी बताया था, द स्लोएस्ट स्टेप विल डिटरमाइन द रेट ऑफ होल रिएक्शन. सो जो स्लोएस्ट स्टेप है, जो ये वाला स्लोएस्ट स्टेप है, ये मुझे क्या देगा? रेट ऑफ द रिएक्शन. तो यहां से मुझे पता लगेगा रेट का, क्योंकि बाकी स्टेप क्या है? फास्ट है, है ना, तो फास्ट तो हो ही जाएंगे. ओके बेटा, फास्ट स्टेप तो हो ही जाएंगे. मुद्दा किस चीज का है? स्लोएस्ट स्टेप का. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी. तो स्लोएस्ट स्टेप जो है मेरा वो क्या है? ये है. तो इससे मैं देखूंगा मेरा रेट कितना आता है. रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1. हाँ कितना आ गया? 2. ऑर्डर इज इक्वल टू 2. तो ऑर्डर आ गया मेरा 2 यहां पे. कोई डाउट? ऑलराइट, दैट इज इजी ना. ओके तो आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर नहीं जाना, आपने चेक करना है उसका मैकेनिज्म क्या दे रखा है, और मैकेनिज्म में कहां जाना है? स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर. ओके अच्छा जो इंटरमीडिएट स्टेप मैंने लिखी है ना, हाँ जी बेटा, जो सारे इंटरमीडिएट स्टेप मैंने लिखे हैं ये वाले, ये 1 2 3 4 लिखे हैं मैंने, 1 2 3 4 राइट. इन ये एलिमेंट्री स्टेप्स हैं. ओके ये रियल भी हो सकते हैं, ये इमेजिनरी भी हो सकते हैं. ओके बेटा, हर एक जो मेरा हर एक स्टेप होगा, हर एक जो मेरा लिखा हुआ मैंने स्टेप है, वो एक सिंपल केमिकल इक्वेशन डिनोट करेगा. राइट, जिसके अंदर 2 या 3 मॉलिक्यूल की कोलिजन हो रही होगी, बट 3 से ज्यादा की कोलिजन नहीं हो रही होगी. ओके हाँ जी. तो हर एक स्टेप जो मैंने बताया है, कोई स्लो भी हो सकता है, कोई फास्ट भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन कंडीशंस.
ओके, वो आपको बता दिया जाएगा। ओके, इसमें से जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वहां से हम हमेशा क्या कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ द एंटायर रिएक्शन। क्या कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ द इंटायर रिएक्शन। ओके, और हर एक स्टेप जो होगा, जो इंटरमीडिएट बनाए दिए गए हैं लाइक EFGH, ये फाइनल प्रोडक्ट के अंदर अपीयर नहीं होंगे। ओके, ये फाइनल प्रोडक्ट के अंदर अपीयर नहीं होंगे। समझाया बेटा? हाँ जी, चलो। सो लेट मी राइट डाउन द reaction. Okay, so I'm giving you one example. So what I'm going to clear that. So I'm going you one question. Calculate the order and molecularity of the reaction. Okay बेटा, क्वेश्चन है 2NO2 plus F2 give you 2NO2F। बताओ ऑर्डर कितना है इसका और मॉलिक्युलैरिटी कितनी है इसकी। जल्दी से कैलकुलेट करके दिखाओ मेरे को, ऑर्डर कितना है, मॉलिक्युलैरिटी कितनी है। ओके, बताओ हो गया। सो मॉलिक्युलैरिटी कितनी है इसकी, 2 है ऑर्डर। ऑर्डर तो 2 है। ओके गुड, ये हमने पहले किया हुआ एग्जांपल है। तो मॉलिक्युलैरिटी कितनी है इसकी, हाँ। 3। ओके, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई के अंदर आ रखा है ये क्वेश्चन, राइट? ये क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर आ रखा है। ओके, चलो वो कट हो जाएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, उसका आंसर दो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी? ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी में क्या मॉलिक्युलरिटी फर्क है? 0। हाँ जी, ऑर्डर कैन बी 0। हाँ जी, ऑर्डर कैन बी 0, हो पॉजिटिव, सकता है। नेगेटिव। लो मॉलिक्युलैरिटी सिर्फ पॉजिटिव हाँ। होगी, मॉलिक्युलैरिटी सिर्फ पॉजिटिव होगी। ओके, और बताओ। पॉजिटिव होगी। सबसे पहला डिफरेंस होता है दोनों की डेफिनेशंस, हमेशा ये बात ध्यान में रखो। फ्रैक्शन। सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है, दोनों की डेफिनेशंस। तो ऑर्डर क्या होता है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन किस रिएक्टेंट के ऊपर कितना कितना डिपेंड करता है। ओके, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन concentration of reactant. Okay, molecularity is the number of molecule colliding at one point, Collide simultaneously. simultaneously at one point. Okay,
1 point. बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Form reactant or product to make the reaction. यस 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 यस। ओके, अच्छा चलो ये हो गया डन। About the chemical. अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आप Yes, लोगों sir. को, राइट? सो आई एम गोइंग यू वन क्वेश्चन। CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5, ये एक एस्टर है बेटा। एस्टर में मैंने पानी डाल दिया, एक्सेस, ओके, बहुत सारा पानी डाला है, बहुत सारा पानी डाला। एक्सेस का मतलब बहुत सारा पानी डाला है। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH C2H5OH, ओके। हाँ जी, तो मेरे को बताओ ऑर्डर कितना है, मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है? मेरे को इस रिएक्शन से बताओ। Order होगा. हाँ? बोलो तरन, कंफ्यूज? यस। ओके, पहली बात, अगर मान लो मैं 10 ml लूं अल्कोहल, 20 ml लूं, 50 ml लूं, 100 ml लूं, 200 ml लूं, ओके, तो रेट ऑफ द रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। एक्सेस का मतलब जितनी मर्जी ले लो। हाँ जी, एक्सेस का मतलब क्या है? जितना मर्जी ले लो, हाँ सर, नहीं पड़ रहा, जितनी मर्जी ले लो. जितना मर्जी ले लो, नहीं पड़ रहा फर्क। ना. इसका मतलब ये है H2O की कंसंट्रेशन में जितनी मर्जी ले लूं, ये तो इफेक्ट ही नहीं कर रही है। तो मेरा रेट ऑफ द Normal order. रिएक्शन, जो रेट ऑफ द रिएक्शन आप पहले सोच रहे थे कि कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 एंड वाटर, वाटर दोनों का 1-1 सोच रहे थे, है ना? दोनों का आप 1-1 सोच रहे थे, पर इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसका यहाँ तो नहीं 0 आना है. चाहिए, हाँ. क्योंकि वाटर एक्सेस में है। तो जो भी चीज आपको एक्सेस में दी जाएगी, उसकी पावर क्या हो जाएगी? 0। तो ऑर्डर कितना आ गया? 1। अच्छा, आपको ये जो है वो आपको सेकंड ऑर्डर लग रहा था, ओके? नहीं. ये लग सेकंड ऑर्डर रहा था, एक इसका, बट निकला 1, है ना? हाँ. एक इसका आपको लग सेकंड ऑर्डर रहा था, पर ये निकला 1, ओके? चलो मैं एक्सेस नहीं देता, फिर क्या करते? आपको तो नहीं पता लगना था ना? टू होता. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सूडो केमिकल रिएक्शन। सूडो केमिकल रिएक्शन मीन्स those Hidden. reactions which appears to be
of higher order, but to be of higher order, but follow lower order of kinetics, okay, are called pseudochemical reactions, are called pseudochemical reactions. Okay, so this is this reaction is called pseudo first order reaction. Pseudo matlab fake. Okay, so this kind of reaction appears to be in higher order. Right, now we will do the second effect, that is effect of temperature on reaction rate. ये करेंगे अब हम. ओके, चलो. So first of all, please note that temperature have a very significant effect. Very significant effect. Okay, why, how, right? कुछ एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, कुछ एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फ्लास्क है. ये ना हम नॉर्मली लैब के अंदर करते हैं. ओके, टाइट्रेशन करते हैं हम लोग ऑक्सैलिक एसिड की. ओके, एंड वी विल टेक ऑक्सैलिक एसिड here in the flask, C2H2O4 means COOH, COOH. ओके, और ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, ब्यूरेट से क्या डालते हैं, ये ब्यूरेट है, हम डालते हैं KMNO4. क्या डालते हैं बेटा, KMNO4. ओके, ये डाल देते हैं एंड नीचे हम साथ में जरूर मिक्स करते हैं प्लस H2SO4. ओके, बट वी विल नॉट गेट द प्रोडक्ट. दिस पोर्शन विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड. ये वाला जो पोर्शन है ये ऑक्सीडाइज ही नहीं होता. ओके, ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होता, ये को बता सकता मेरे को आप में से? Right, because the temperature we are using that is 25 to 30 डिग्री सेल्सियस. रूम के अंदर का टेम्परेचर इतना होता है, और वहां पे ये रिएक्शन जो है वो क्या है, वेरी वेरी स्लो है. इसलिए यहां पे इस मिक्सचर को, ये जो मिक्सचर था ऑक्सैलिक एसिड और H2SO4 का, पहले इसको 50 to 60 डिग्री तक हमें हीट करना पड़ता है. ओके, जब हम इस मिक्सचर को 50 to 60 डिग्री तक हीट कर लेते हैं तो KMNO4 के साथ जो रिएक्शन है ये वाला, वो इंस्टेंटेनियस हो जाता है. वो क्या जाता है, इंस्टेंटेनियस हो जाता है, एकदम हो जाता है. चुटकी बजाते ही जो ड्रॉप गिरेगी वो फटाफट क्या करेगी, हाँ जी, वो फटाफट रिएक्ट कर जाएगी. ओके, सो यहां पे किस चीज का रोल था, टेम्परेचर का. किस चीज का रोल था बेटा, टेम्परेचर का. टेम्परेचर का. वेरी गुड. ओके, अच्छा ये एक कंटेनर है. ओके, दिस कंटेनर इज फुल ऑफ ऑक्सीजन. ओके, और ये मैंने बंद कर रखा था, एक साइड मैंने डाल दिया हाइड्रोजन. ओके, नाउ अभी मैंने क्या करा है, अभी मैंने बीच वाला पोर्शन हटा दिया है. ओके, क्या हो गया है, H2 और O2 आ गए. क्या बनना चाहिए, व्हाट इज द प्रोडक्ट, वाटर. वाटर इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट. ओके, पर बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को साथ में चाहे सालों तक रख लो,
ओके 10 साल रख लो, 15 साल रख लो, ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे आपस में। ओके अनटिल और अनलेस इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक स्पार्क ना कर दिया जाए, अनटिल और अनलेस इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक स्पार्क ना कर दिया जाए। ओके हाँ जी, तब तक ये क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट ही नहीं करेंगे, वाटर ही नहीं बनेगा। एक इलेक्ट्रिक स्पार्क करने की देर है, रिएक्शन इतना ज्यादा वायलेंट हो जाएगा, राइट इतनी ज्यादा हीट निकलेगी इस रिएक्शन से कि यू कैन यूज इट फॉर एनीथिंग। ओके हाइड्रोजन बॉम्ब भी यूज होता है देखो। ओके सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलो एक इफेक्ट और पढ़ लेते हैं। ओके घरों में सिलेंडर है, गैस वाले सिलेंडर आते हैं ना, घरों के सिलेंडर, अनुराग आते हैं। हाँ है। मान लो गैस लीक हो गई किसी के घर में, हाँ है। ऑफिस में देखे है ना, गैस लीक कर जाती है मान लो, हाँ है कुछ होता है, कुछ होता है गैस लीक कर जाए तो कुछ नहीं होता, अनटिल और अनलेस कोई वहां पे माचिस की तिल्ली ना जलाए, कोई वहां पे इलेक्ट्रिक स्पार्क ना हो जाए। हाँ जी इन दोनों केसेस के अंदर ही इस सिलेंडर को आग लग सकती है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी गैस जो है, हाइड्रोकार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे। आई बात समझ में? ओके सो आज मैं लेक्चर मेरा यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूं, ठीक है। कल हम इसको और इलेबोरेट में पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके प्रोबेबली हो सकता है कि कल हम खत्म कर दें। ओके एक इसमें आएगी मेरे पास आर्हीनियस इक्वेशन, उसके ऊपर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स भी। ओके बट क्या? दैट्स इसके बीच में बेटा एक आर्हीनियस इक्वेशन आएगी। ओके उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल करने हैं। कोई प्रॉब्लम? गुरप्रीत ना, क्या नाम है, गुरप्रीत कह रहा हूं, जसप्रीत, तरनप्रीत, कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर ऑलराइट चलो ठीक है, फिर हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन rate of the reaction. ऑलराइट ओके तो इस केस के अंदर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि देयर आर सम reaction right which depend upon temperature. Okay for example oxidation with KMnO4 is not takes place at room temperature. Okay but as soon as you increase the temperature to 50 to 60 degrees Celsius, okay the oxidation takes place instantaneously. राइट तो यहां पे भी क्या है, बहुत बड़ा इंपैक्ट है टेम्परेचर का। ओके तो हम पढ़ते हैं बेटा यहां पे टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, इट इज अ रेशो ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंस बाय 10 केल्विन। यानी मैं बोलूंगा रेट ऑफ रिएक्शन एट T plus 10 Kelvin divided by rate of reaction at T Kelvin, यानी ऊपर वाले का सिर्फ 10 केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। ओके सो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इसकी वो होती है द रेशो of
velocity constant, the ratio of velocity constant of a reaction at two temperatures differ by 10 Kelvin, differ by 10 Kelvin. तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेम्परेचर कोफिशिएंट. ओके, so the value of temperature coefficient, ओके, वेलोसिटी कांस्टेंट. हाँ जी, वेलोसिटी नहीं बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट. वेलोसिटी कोफिशिएंट तो के होता है ना. ओके, तो यहां पे देखो, ये रेट ऑफ द रिएक्शन, मान लो दो टेम्परेचर है मेरे पास, एक तो 300 केल्विन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, टेम्परेचर नहीं है, और दूसरा है 310 केल्विन पे. ओके, जब मैं रेशियो निकालता हूं तो या तो 2 आती है या 3 आती है. ओके, हाँ जी. इसका मतलब क्या है, अगर रेट ऑफ द रिएक्शन डबल हो जाता है, देख लो, है ना. अगर मैं टेम्परेचर 10 केल्विन राइज करता हूं तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाता है? डबल हो जाता है. द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर मोस्ट ऑफ द reaction is close to 2, and in some cases it even approaches to 3. ओके, तो बहुत सारे केस है जहां पे ये क्लोज टू 2 तो होगा ही होगा, बहुत सारे केस है जहां पे ये 3 भी होता है. राइट, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेम्परेचर कोफिशिएंट. मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा. ओके, सो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल है. 2HI गिव यू इन इक्विलिब्रियम H2 plus I2. ओके, इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो आपने याद रखना है, वो 1.8 है. इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कितना है? 1.8. ऐसा सही एक और रिएक्शन है, मिथाइल आयोडाइड प्लस सोडियम इथॉक्साइड will give you C2H5OCH3 plus NaI. So this is a reaction is known as Williamson synthesis, right? So इसमें क्या बनते हैं? इथर बनते हैं. तो ये बन गया इथाइल मिथाइल इथर, right? And the temperature coefficient for this reaction is 2.9. The temperature coefficient for this reaction is 2.9. ओके, हाँ जी. समझ आ गया बेटा अनुराग? नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाई with the 10 Kelvin rise in temperature the rate of the reaction will become double. Why? हाँ जी, सिर्फ 10 केल्विन या 10 डिग्री टेम्परेचर, ये 300 केल्विन है, मैंने टेम्परेचर कितना कर दिया? 310 केल्विन कर दिया टेम्परेचर, और रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया? डबल. हाउ? व्हाई? एनी डाउट और सजेशन? क्यों सर? कोई सजेशन नहीं है बेटा? हेलो. हाँ जी, मैं क्या कोई सजेशन? ओके ओके, अच्छा ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर राइज करने के साथ हमेशा रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा. ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस भी हैं, राइट, जहां पे डिक्रीज हो जाता है. ओके,
तो हमें तीनों पॉसिबिलिटीज लेके चलनी चाहिए। इंक्रीज भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ओके, ये तो रेगुलर है, मतलब ये तो होगा ही होगा। ओके, ये एक्सेप्शन है। ओके, डिक्रीज वाला एक्सेप्शन है, कभी कभार किसी ना किसी केस में हो जाएगा, बट नॉट इन ऑलवेज ऑल द केसेस। ओके बेटा, तो इंक्रीज और जो है वो एक रेगुलर केस है, जनरली जो होगा ही होगा। ओके, चलो हम पढ़ते हैं कि क्यों 10 डिग्री राइज करने से, राइट, अगर मैं रिएक्शन 100 डिग्री पे कर रहा हूं, 100 डिग्री सेल्सियस पे कर रहा हूं और मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा के 110 डिग्री कर देता हूं, राइट, द रेट ऑफ द रिएक्शन कितना हो जाएगा, पहले के कंपैरेटिवली डबल हो जाएगा। पर ये डबल क्यों होगा, वाई ये डबल क्यों हो गया, डबल, ये इस चीज की हमने एक्सप्लेनेशन पढ़नी है अब। ओके बेटा, सो लेट मी क्लियर दिस। तो है हेडिंग दे लो, एक्सप्लेनेशन फॉर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमने एक्सप्लेनेशन देनी है फॉर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, मुझे हमने ये पढ़ा था अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, एक हमने एक्सप्रेशन करा था, हमने करा था कि जो रेट है, राइट, दैट इज इक्वल टू z क्रॉस f। ये करा था ना, हाँ जी, z क्या था, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एंड व्हाट इज f, फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। हाँ जी, जेड क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। कोई डाउट? टोटल, हाँ जी, हाँ जी, ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके। तो वी नो दैट वी नो, तरन जसप्रीत आ रही है बेटा, ठीक चल रहा है? यस सर। कोलिजन फ्रीक्वेंसी is directly proportional to square root of absolute temperature। जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, तो चेक करते हैं हम लोग। देयरफॉर इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कितना इंक्रीज आया है, इंक्रीज कितना आया है, Z310 डिवाइडेड बाय Z300। मान लो दो टेम्परेचर लेते हैं, एक 300 केल्विन लेते हैं, एक 310 केल्विन लेते हैं। ओके, तो अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये होगा 310 300, इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.016 1.016। ओके, ये जो है आपका आंसर, ये जो आंसर आया आपका ये वाला, ये 2 और 3 नहीं आया। अगर ये आंसर आपका 2 आ जाता तो एक्सप्लेन हो गया था। देखो जी, नंबर ऑफ कोलिजन डबल हो गई है ना, बट ये कितना आया है 1.016 1.016 विच इज वेरी वेरी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि 10 केल्विन या 10 डिग्री टेम्परेचर जो राइज करा है आपने, उससे
कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन्स के अंदर कोई फर्क नहीं आया। ओके, उससे नंबर ऑफ कोलिजन्स के अंदर कोई फर्क नहीं आया, राइट। तो आप इसके बाद लिख सकते हो देयर इज वेरी स्मॉल इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। देयर इज वेरी small increase in collision frequency. Okay, there is very small increase in collision frequency. Okay, so it cannot explain the it cannot explain the observed, so it cannot explain the observed increase in rate of reaction. लो जी, अगर आपके मन में था कि टेम्परेचर ज्यादा करने से कोलिजन्स बढ़ जाएंगी, जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी उतना ज्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन होगा। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ने से हमने चेक किया कि कोलिजन्स तो इंक्रीज ही नहीं करी, कोलिजन्स तो इंक्रीज ही नहीं करी, वो तो उतनी अप्रोक्सीमेटली हार्डली बहुत थोड़ी सी कोलिजन इंक्रीज करी है। ओके, क्योंकि टेम्परेचर सिर्फ 10 केल्विन तो राइज करा है ना, तो नंबर ऑफ कोलिजन यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो उतनी ही है। जब कोलिजन हो ही नहीं, कोलिजन बढ़ी ही नहीं हमारी कोलिजन उतनी ही है। ओके, तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन डबल कैसे हो रहा है ना, हाउ इट विल बिकम डबल और ट्रिपल। तो यहां से अगर मैं बात करूं सिर्फ कोलिजन फ्रीक्वेंसी से, अगर मैं ये बात बोलूं कि टेम्परेचर राइज करने से मेरी कोलिजन्स राइज कर गई हैं, तो ये चीज तो है नहीं पॉसिबल। ओके, हाँ जी, तो ये चीज तो पॉसिबल है नहीं है। तो अब क्या करें, व्हाट टू डू, राइट। सो चलो चेक करते हैं। ओके, अब हम मैं सेव कर रहा हूं, रब कर रहा हूं इसको, राइट। नाउ चेक, नाउ we will check number of effective collisions. ओके, चलो चेक करते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन्स पे क्या फर्क पड़ता है। ओके, एक ग्राफ बना लिया मैंने, ओके, एंड ये ग्राफ जो है वो मैंने आपको पता है पहले भी बनाया था, ये ग्राफ ऐसे बना लिया है। तो यहां पे है मेरी एनर्जी, यहां पे आ गया मेरा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑलराइट। हाँ जी, अच्छा, मैंने पहले भी ये एग्जांपल दे चुका हूं आपको, हम ये पढ़ चुके हैं। मेरे पास 100 बच्चों की क्लास है, ठीक है अनुराग, 100 बच्चों की क्लास है, इनमें से इंटेलिजेंट कितने हैं और नालायक कितने हैं, बताओ। हाँ जी अनुराग, इंटेलिजेंट कितने को होंगे, अनुराग, जसप्रीत आप बताओ। 10 सर। चलो मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 5-7 बच्चे इंटेलिजेंट हैं और 5-7 बच्चे ही नालायक हैं। ओके, हाँ जी, बाकी पूरे 10। है ना, बाकी बच्चे कहाँ आते हैं सारे। हेलो, हाँ जी बेटा, हाँ जी अनुराग। ओके,
तो बाकी सारे बच्चे कहां पे आते हैं? एवरेज में। ओके, तो हम मान के चलते हैं कि यहां पे राइट, यहां से ये बच्चे हमारे पुअर रीजन है, ये वाला बच्चे को पुअर रीजन है, और इसके बाद यहां तक, ओके, सॉरी, यहां तक ये वाला रीजन जो है हमारा ए बी सी डी, ये जो रीजन है मेरा वो क्या हो गया? रिच वाला हो गया। ओके, मतलब बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ये परफॉर्मेंस का जो ग्राफ बना है तब बना है जब मैंने टेस्ट तो दे दिया, पर टेस्ट में मैं खुद बैठा था। ओके, तो कोई भी बच्चा नकल नहीं मार पाया, तो जो भी रिजल्ट आया वो फेयर आया। समझाया? तो जो भी रिजल्ट आया वो फेयर आया। अब मान लो मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद मैं क्लास छोड़ के चला गया, तो क्या होगा? ओके, ये ग्राफ जो है, ये पीक जो है यहां से, यहां की बजाय ये जो पीक है वो क्या हो गया? यहां आप लिख सकते हो पीक शिफ्ट टू हाई एनर्जी रीजन। ठीक है, ये जो पीक है वो शिफ्ट हो जाएगी हाई एनर्जी रीजन की तरफ। और देखा जाए, अब अगर देख के बताओ आप मेरे को, जो रीजन है, जो हाई मॉलिक्यूल्स का रीजन है, राइट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट, हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू threshold energy is become double, right? जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशहोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो गई है, राइट, ऐसे से मॉलिक्यूल जो हैं वो पहले के कंपैरेटिवली क्या हो गए हैं? डबल हो गए हैं। ओके, हाँ जी। सो फ्रॉम हियर वी कैन इजीली एक्सप्लेन, राइट। सो हम कह सकते हैं यहां पे, एन नोट देता हूं मैं एक, नंबर ऑफ कोलिजन्स will remain same, but the number of effective collision will become double, right? तो जितने हमारे पास अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ कोलिजन्स की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो उतनी है, पर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जो है, इफेक्टिव कोलिजन क्या होती है, कोई बताएगा मेरे को आप में से, तीनों में से? बोलो, तरन बोलो बेटा। जब से टेम्परेचर राइज करेंगे तो जो उसमें उसके बाद कोलिजन्स होते हैं उनको इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। मींस कोई बाहर से फैक्टर उनको इफेक्ट कर रहा है। नहीं, कुछ और एक्सप्लेन करो जसप्रीत। अच्छा सुनो, कोलिजन्स तो हो रही हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल है एक मेरे पास, राइट, ये इस मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहा है। ओके, कोलिजन तो पहले भी हो रही हैं, पर प्रोडक्ट नहीं बन रहे हैं, है ना अनुराग? प्रोडक्ट नहीं बन रहे हैं। अगर कोलिजन हो और प्रोडक्ट बन जाए उसको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। इसका मतलब कोलिजन्स तो हो रही हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में भी कोलिजन होती रहती है ना? कोलिजन को तो हम रोक ही नहीं सकते, ठीक है ना? कोलिजन को हम नहीं रोक सकते, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं?
नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स। बट Please करेंगे जो कोलिजन्स प्रोडक्ट देंगी, राइट, वो क्या होंगी? इफेक्टिव कोलिजन्स। और ये हमने पहले पढ़ा था, इफेक्टिव कोलिजन्स होने के लिए क्या चीज जरूरी है? हाँ जी, सही ओरिएंटेशन एंड सही एनर्जी। सही ओरिएंटेशन एंड सही एनर्जी। ओरिएंटेशन तो हम सही कर नहीं सकते, हम कौन सा खुश के मॉलिक्यूल को पकड़ के कोलाइड करा सकते हैं, है ना? इसका मतलब उनको तो हम सही मान के चलते हैं कि ठीक ही होंगे, राइट? बट एनर्जी का एक फैक्टर है, अगर एनर्जी कम होगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, राइट? 10 केल्विन राइज करने के साथ आप देखो ये जो पीक है ये हाई एनर्जी रीजन की तरफ क्या है? शिफ्ट हो गई है, राइट? पहले जितने मॉलिक्यूल से हमारे पास, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल आप देखो, अगर इस ग्राफ में देखा जाए रेड वाले के अंदर, तो दे ऑल आर शिफ्टेड टू हाई एनर्जी रीजन, राइट? हाँ जी, जिससे क्या हो गया है, अब इनकी एनर्जी जो है वो क्या हो गई है? वो थ्रेशहोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो गई है। तो इनकी एनर्जी जो है वो थ्रेशहोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो गई है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन्स। ओके, तो विद एवरी 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर द नंबर ऑफ कोलिजन्स विल रिमेन सेम, बट the number of effective collision will become double. Okay, कोई डाउट? हाँ जी, तरण, जसप्रीत? नो सर। ओके बेटा। नो सर। अनुराग? ओके, एक क्वेश्चन आप मेरे को लिख के भेजोगे, राइट? क्वेश्चन है why with every 10 Kelvin rise in temperature the rate of the reaction will become double. All right, so this is very important question and 3 marks का क्वेश्चन है ये। ओके, कभी भी आपका फाइनल एग्जाम होगा, आपका टीचर कोई एग्जाम लेगा, मैं लूंगा, ओके, तो उस केस के अंदर ये क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ना है एक। ओके, very important question. With every 10 Kelvin rise in temperature, the rate of the reaction will become double. इसको एक्सप्लेन करना है आपने। ओके, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए आपने अच्छा खासा इसका बॉडी भी होनी चाहिए। ओके, चलो करें आगे। नेक्स्ट लिखो, ये होमवर्क है। नेक्स्ट इज concept of activation energy. Concept of activation energy. Concept of activation energy. Okay? हाँ जी, अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि कोलिजन्स तो हो रही थी। ओके, अभी हमने डिस्कस करा कि कोलिजन्स तो हो रही थी, बट कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं थी। ओके, कोलिजन्स तो हो रही थी बट कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं थी। ओके, तो इफेक्टिव कोलिजन्स, अच्छा मैं ग्राफ बना रहा हूं एक। डू वन थिंग बेटा, 10 मिनट रह गए हैं, ये 10 मिनट तक कैंसिल हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, दोबारा मिलते हैं। ओके, हाँ जी बेटा, ओके, हाँ, सो डैट के